हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का विकास के बारे में चर्चा करेंगे। ये भारत का जो संविधान है, इसका विकास कैसे हुआ, इसी के संबंध में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, 16वीं शताब्दी के अंत में लंदन से कुछ व्यापारी व्यापार करने भारत आए। ये व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया, लेकिन 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1757 प्लासी के युद्ध तथा 1764 बक्सर के युद्ध में मिली विजय के उपरांत कंपनी का बंगाल, अवध और दिल्ली पर आधिपत्य हो गया। तो इतने बड़े क्षेत्र पर जब उसका आधिपत्य हो गया, जैसे बंगाल जो भी वर्तमान में है, वह बंगाल पश्चिम बांग्लादेश सिर्फ नहीं था, उसमें जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, इतना बड़ा प्रदेश सम्मिलित था बंगाल में, और अवध में उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए गए, और वही भारतीय संविधान का मूल आधार बना, जिसके आधार पर भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो देखिए, अंग्रेज़ के आने के पहले जो यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके लिए कोई ख़ास लिखित संविधान नहीं होता था। वो कुछ शरिया के तहत कुछ निर्णय लेते थे, कुछ राजाओं के मन से निर्णय होता था। तो कोई संविधान नहीं था जिसके तहत कोई फैसला होता था, नीतिगत फैसला होता था। लेकिन जब अंग्रेज़ का शासन यहाँ हुआ, तो इन्होंने समय समय पर एक्ट लाया, और इस एक्ट के तहत इन्होंने भारत में शासन करना प्रारंभ किया। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ एक्ट इनके द्वारा लाया गया वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब है भाई कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसमें क्या क्या प्रावधान मुख्य रूप से किया गया था। तो भारत में अंग्रेज़ के 3 प्रेसिडेंसी थे, मद्रास था, बम्बई था और कलकत्ता था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये तीनों प्रेसिडेंसी को एक कर दिया गया, तथा कोलकाता के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले सबको गवर्नर कहा जाता था, जैसे बम्बई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और कलकत्ता का गवर्नर, तीनों अलग अलग होता था। लेकिन इस एक्ट के तहत तीनों को एक कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब दूसरी बात क्या हुई, इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया, और प्रथम प्रधान न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो दिल्ली में है, लेकिन 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, उच्च न्यायालय बना था अंग्रेज़ों के द्वारा, वह कलकत्ता में बना था। और इसमें 4 सदस्य, 4 लोग इसमें 4 जज होते थे, मुख्य प्रधान न्यायाधीश को मिलाकर, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर। और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वह सर एलिजाह इम्पे थे। तो ये इसी एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। अब दूसरा आइए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था कि इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। में व्यापारिक कार्य अलग हो गया और राजनीतिक कार्य अलग हो गया इस एक्ट के तहत। और इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 तक लागू रहा।
अब देखिए द्वैध शासन क्या होता है, इसको समझना है कि जब एक ही समय में किसी एक विशेष स्थान पर दो लोगों के द्वारा शासन किया जाता है तो इसे द्वैध शासन कहते हैं। अब क्या हुआ कि उस समय पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन में क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग हो गए, जिसका नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे। वह भारत से ही डायरेक्ट होता था, जिनको वहाँ से भारत भेज दिया जाता था वह कंपनी के व्यापारिक कार्य करते थे। और एक हो गया कंपनी के राजनीतिक कार्य, दो भाग में उसको बांट दिया गया था, कंपनी के व्यापारिक कार्य और कंपनी के राजनीतिक कार्य। तो कंपनी के व्यापारिक कार्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते थे और कंपनी के राजनीतिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वह ब्रिटिश सांसद का एक विभाग था और इसकी जो मॉनिटरिंग होती थी वह सीधा ब्रिटेन से होता था। तो यही द्वैध शासन लागू हुआ किसके द्वारा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब आइए 1813 का चार्टर एक्ट क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। हालांकि इसके बीच एक 1793 का चार्टर एक्ट भी आया, लेकिन इस एक्ट में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। तो महत्वपूर्ण है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ? इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि कंपनी के भारत में व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। इसके पहले क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी का सिर्फ अधिकार था कि सिर्फ वही कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन का जो और कोई कंपनी था वो यहाँ व्यापार करने के लिए उसको अधिकार नहीं मिला था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और कंपनी यहाँ व्यापार करने के लिए आने लगी। और लेकिन चीन के साथ जो व्यापार होगा उस पर उसका एकाधिकार रहा और चाय का जो व्यापार होगा उस पर इसका एकाधिकार बना रहा। और एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ इस एक्ट के द्वारा भारत में कि इस एक्ट के तहत प्रति वर्ष 1 लाख रुपये भारतीय विद्वान के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार के लिए रखा गया। माने भारतीय विद्वान के प्रोत्साहन, जो यहाँ विद्वान लोग थे उसको प्रोत्साहित किया गया और साहित्य सुधार के लिए 1 लाख रुपया का फंड इस एक्ट के तहत रखा गया। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि 1813 का चार्टर एक्ट के तहत तो क्या प्रमुख कार्य किए गए? भारतीय विद्वान के प्रोत्साहन के लिए राशि रखा गया, या 2-4 पॉइंट दे देगा तो इसमें आपको ये कर देना है कि भारतीय विद्वान के प्रोत्साहन राशि एवं साहित्य सुधार के लिए 1 लाख रुपया रखा गया। अब आइए चौथा। अब आइए 1833 का चार्टर एक्ट क्या था? तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। देखिए इसके पहले क्या था कि जो उसका चाय और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार था वो 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। माने इसके अब चाय और चीन पर भी इसका अधिकार नहीं रहा। और क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाते थे वह भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। अब आइए अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। अब
1853 का चार्टर एक्ट क्या था कि 1853 के इस एक्ट के तहत विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग किया गया और संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। अभी जैसे विधायी परिषद है ना कि विधायी कार्य अलग विधायक लोग करते हैं, विधानसभा में नियम कानून बनाते हैं, और कार्यकारी लोग कौन है जो पदाधिकारी हैं, तो ये कार्य को करते हैं फील्ड में। तो उसी तरह से विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया और संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई। अब देखिए, जो भारतीय संविधान के निर्माण का जो पहला संकेत मिलता है यह 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में मिलता है। मैंने यहाँ से जो संविधान होने लगा वो लिखित होने लगा कब से? 1833 के चार्टर एक्ट संविधान से क्या हुआ, भारत के शासन संविधान के निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत मिलने प्रारंभ हुए इस एक्ट के द्वारा। तो देखिए, आज भारतीय संविधान के विकास का जो 5 प्रमुख चार्ट एक्ट था उसका मैंने विश्लेषण किया, और शेष भाग जो बचा है उसका मैं दूसरा वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। अगर ये मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।